जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिस्ट्री पर। दोस्तों हिस्ट्री का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है बंगाल के पाल वंश एवं सेन वंश। साथ ही दोस्तों हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों ये जो लेक्चर है हमारा परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और समझिए और लास्ट में प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो होगा बंगाल के पाल एवं सेन वंश पर होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों आखिरकार पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। दोस्तों ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ चुका है प्रश्न कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक दोस्तों गोपाल था। दोस्तों गोपाल ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो मुंगेर अर्थात मुदगिरी को बनाई थी। तो पाल वंश का जो एक प्रकार से राजधानी रही, क्लियर है, कहाँ रही दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मुंगेर, क्लियर है, मुंगेर अर्थात मुदगिरी को बनाए, क्लियर है, मुदगिरी को, क्लियर। पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल, क्लियर है। तो गोपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, मुंगेर अर्थात मुदगिरी को बनाई थी, क्लियर है। इतना आपको बिल्कुल भी दिमाग पे सेट हो गया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं गोपाल की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, गोपाल दोस्तों ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी गौतम बुद्ध के विचारों पर चलने वाला एक राजा था, क्लियर है। तो गोपाल किस धर्म का अनुयायी था या किस धर्म को मानता था दोस्तों, बौद्ध धर्म को मानता था। दोस्तों इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो गोपाल ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, ओदंत, क्लियर है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, क्लियर है। तो प्रश्न पूछता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों पाल नरेश गोपाल के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों गोपाल की जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद इनका एक पुत्र आया जिनका नाम था दोस्तों धर्मपाल। क्या नाम था दोस्तों, गोपाल की मृत्यु के बाद इनके पुत्र का क्या नाम था, धर्मपाल ने भी दोस्तों अपने पिता की बात विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके विश्वविद्यालय क्या नाम था दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्लियर है। तो धर्मपाल ने किस विद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी। तो प्रश्न को बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लिए दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों गोपाल के द्वारा किया गया, क्लियर है। गोपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो गोपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर और मुदगिरी को बनाया। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था, तो गोपाल दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक दोस्तों गोपाल था, क्लियर है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पाल वंश का सबसे महान शासक या सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो दोस्तों ये धर्मपाल ही था, क्लियर है। तो पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो दोस्तों धर्मपाल था जो कि गोपाल का पुत्र था, क्लियर है। इतना आपको बिल्कुल भी आपके दिमाग पे सेट हो गया। दोस्तों पाल वंश के ही शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटा जिसे हम इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष। दोस्तों कन्नौज के लिए या कन्नौज को प्राप्त करने के लिए या कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ऐसा हो सकते हैं, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए दोस्तों त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। कितना क्लियर दोस्तों, कौन सा युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लिए। किसके लिए हुआ था दोस्तों, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज पर लिखिए, क्लियर है,
पर अधिकार करने के लिए। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष अर्थात त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। तो त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन से राजवंश भाग लिए थे, ये प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों इसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। कौन कौन से दोस्तों? पाल वंश, क्लियर है। दूसरा आपको याद रखना है प्रतिहार वंश, क्लियर है। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, क्लियर है। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए कि त्रिपक्षीय युद्ध में किसने भाग लिया था दोस्तों? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया था। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आपको, क्लियर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इस त्रिपक्षीय युद्ध में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन सम्मिलित हुआ था? तो पाल वंश की तरफ से दोस्तों सर्वप्रथम धर्मपाल ही सम्मिलित हुआ था। कौन सम्मिलित हुआ दोस्तों? धर्मपाल ही सम्मिलित हुआ था। और दोस्तों एक प्रश्न इसमें और पूछता है त्रिपक्षीय संघर्ष में कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस वंश के द्वारा किया गया? दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ और अंत किया गया, क्लियर है, आरंभ किसके द्वारा किया गया? प्रतिहार वंश के द्वारा। और अंत किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो वो भी प्रतिहार वंश के द्वारा ही किया गया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किसके द्वारा किया गया? प्रतिहारों के द्वारा। और अंत किसके द्वारा किया गया दोस्तों? प्रतिहार वंश के द्वारा किया गया। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर ले दोस्तों। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि राष्ट्रकूट वंश का वह कौन सा शासक था जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो वो था दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कौन था? प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा दोस्तों, 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश का वह कौन सा राजा था जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो वो ध्रुव था। ये पॉइंट याद रखिए, कौन सा दोस्तों? ध्रुव था। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग लीजिए, क्लियर है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ दोस्तों। पाल वंश की तरफ से धर्मपाल सर्वप्रथम भाग लिए थे। प्रतिहारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किया और राष्ट्रकूट वंश की तरफ से ध्रुव जो था इस त्रिपक्षीय संघर्ष में दोस्तों भाग लिया था। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रतिहारों की तरफ से दोस्तों कौन भाग लिया था? तो यानी एक प्रकार से एक प्रतिहार नरेश वत्सराज थे। क्या नाम था दोस्तों? वत्सराज, क्लियर है। तो वत्स राज के द्वारा इसमें भाग लिया गया था, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो पाल वंश की तरफ से धर्मपाल, प्रतिहार वंश की तरफ वत्सराज और राष्ट्रकूट वंश की तरफ दोस्तों ध्रुव भाग लिए थे। क्लियर है। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। अब धर्मपाल की जब मृत्यु हो गई तो धर्मपाल की मृत्यु के बाद इसका पुत्र क्या नाम था दोस्तों? देवपाल था। क्लियर है। तो देवपाल के पिताजी का क्या नाम था दोस्तों? धर्मपाल था। धर्मपाल के पिता क्या नाम था दोस्तों? तो गोपाल था। गोपाल कौन थे दोस्तों? गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। क्लियर है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक दोस्तों गोपाल थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? धर्मपाल थे। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। देवपाल जो था अपने पिता धर्मपाल की भांति भी दोस्तों साम्राज्यवादी था। देवपाल अपने पिता धर्मपाल की तरह यह भी क्या था? साम्राज्यवादी था दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अरब यात्री सुलेमान ने, क्लियर है, अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया है। यानी देवपाल जो थे दोस्तों प्रतिहार और, क्लियर है, राष्ट्रकूट शासकों से, क्लियर है, शासकों से
अधिक शक्तिशाली थे, ये किसने बताया दोस्तों? सुलेमान ने बताया। किसने बताया दोस्तों? अरब यात्री सुलेमान ने बताया था। नाम लिख लीजिएगा, अरब यात्री सुलेमान ने बताया था। तो अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया था। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। दोस्तों ये त्रिपक्षीय संघर्ष का जो प्रारंभ हुआ था ये 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। कौन सी सदी में प्रारंभ हुआ दोस्तों? 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? कोई दिक्कत अब यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए और हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों? एक पॉइंट और यहाँ पर अपने सेट कर लेना, 9वीं सदी में, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था। कौन था दोस्तों? अरब यात्री सुलेमान ने किसको? पाल साम्राज्य को, पाल साम्राज्य को क्या कहा दोस्तों? रुहमा। किस शब्द से संबोधित किया था दोस्तों? रुहमा शब्द से संबोधित किया था। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए कि अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को किस नाम से संबोधित किया था? तो रुहमा नाम से संबोधित किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये हमारा पाल वंश के बारे में थोड़ा सा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी था जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से दोस्तों समझा। क्लियर है? और अपने दिमाग पे सेट किया। अब हम बात करेंगे बंगाल के सेन वंश के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? बंगाल के सेन वंश के बारे में जानेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम जानेंगे कि दोस्तों जो सेन वंश थे ये कौन थे और इनकी राजधानी क्या थी। लेकिन सबसे पहले ये हमें जानना है कि पाल वंश का दोस्तों जब पतन हुआ, यानी पाल वंश का जब अंत हुआ, उसके बाद दोस्तों सामंत सेन, क्या नाम था दोस्तों? सामंत सेन। क्या नाम था? सामंत सेन ने, ध्यान दीजिएगा, राढ़ का दोस्तों, राढ़ में सेन वंश की स्थापना की। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कौन थे? सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सामंत सेन थे संस्थापक। कौन थे दोस्तों? सामंत सेन। क्लियर? कहाँ स्थापित किया था? राढ़ में स्थापित किया था। क्लियर है? इतना पॉइंट आपको समझ में आया। सेन वंश की राजधानी पूछता है तो इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? नदिया। नदिया कोष्टक में लखनौती लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। क्या दोस्तों? नदिया लखनौती थी। सेन वंश का अगर प्रमुख शासक की बात करते हैं, विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। तो सेन वंश के प्रमुख शासक कौन थे दोस्तों? विजय सेन। क्लियर है? बल्लाल सेन और तीसरा व्यक्ति क्या रखना दोस्तों? लक्ष्मण सेन। क्लियर है? तो सेन वंश के ये प्रमुख और शक्तिशाली राजा थे। क्लियर है? क्या नाम दोस्तों? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। ये क्या थे दोस्तों? सेन वंश के प्रमुख शासक थे। बल्लाल सेन जो थे दोस्तों ये कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद की आरंभ की थी। तो बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा, ये याद रखिए दोस्तों, कुलीन प्रथा का प्रारंभ किए थे। कुलीन प्रथा का प्रारंभ किए थे। कुलीन प्रथा को एक और नाम से पुकारते हैं दोस्तों, क्या? कुलीनता। क्या दोस्तों? कुलीनता प्रथा। क्या? कुलीनतावाद प्रथा। ये पॉइंट लिख देते हैं। कुलीनतावाद प्रथा का क्या किए थे? प्रारंभ किए। तो बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा का प्रारंभ किया था। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों। क्लियर है? सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक दोस्तों क्या था दोस्तों? विजय सेन था। ये विजय सेन दिख रहे हैं, सेन वंश का क्या था? प्रथम स्वतंत्र शासक था। ये पॉइंट है। तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? नाम बताइए दोस्तों? विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था।
अर्थात ये किस धर्म को मानते दोस्तों? शैव धर्म, अर्थात शंकर जी के पुजारी थे। क्लियर? तो शैव धर्म का क्या था? विजयसेन पुजारी था। क्लियर है? दान सागर, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। ये पॉइंट ध्यान है। कौन से दोस्तों? दिख रहा है, इसको मिलाते हैं तो ध्यान दी दोस्तों, दान सागर। क्लियर है? तो बल्लाल सेन ने दोस्तों दान सागर, अद्भुत सागर, क्लियर है, अद्भुत सागर, तो दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? बल्लाल सेन ने की थी। किसने की थी? बल्लाल सेन ने। जबकि अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। क्लियर है? अद्भुत सागर को अगर पूछता है पूर्ण रूप किसने दिया, तो दोस्तों अद्भुत सागर का पूर्ण रूप दोस्तों लक्ष्मण सेन ने दिया था। क्लियर है? अर्थात बल्लाल सेन दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की। क्लियर है? जबकि अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने दोस्तों पूर्ण रूप दिया था, यानी पूरा रूप लक्ष्मण सेन के द्वारा ही दिया गया था। क्लियर है? लक्ष्मण सेन की राजसभा में दोस्तों गीत गोविंद के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी राज्यसभा में दोस्तों कौन थे? राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहा करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पहुंच चुका है। क्लियर है कि लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक कौन रहते थे दोस्तों? जयदेव रहा करते थे। क्लियर है? तो जयदेव किसकी राज्यसभा में रहते थे दोस्तों? किसके? लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में। क्लियर है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। क्लियर है? और दोस्तों पवन दूत के लेखक धोई, क्या दोस्तों? लिख देते हैं, पवन दूत के लेखक धोई। याद हो गया? पवन दूत के लेखक धोई दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये किसके शासनकाल में थे? जल्दी से बताइए दोस्तों। ये भी लक्ष्मण सेन के शासनकाल में थे। तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध हैं। तो ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक, क्लियर है, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध, ये तीनों व्यक्ति किसके शासनकाल में? लक्ष्मण सेन के शासनकाल में रहते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव, लक्ष्मण सेन, पवन दूत के लेखक धोई, लक्ष्मण सेन, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध दोस्तों लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहते थे। क्लियर है? इनकी राज्यसभा का शोभा बढ़ाते थे। हलायुध दोस्तों लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए दोस्तों कि हलायुध दोस्तों ये क्या था? लक्ष्मण सेन का प्रधान यानी एक प्रकार से मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में दोस्तों प्रद्युम्नेश्वर मंदिर अर्थात शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। तो प्रद्युम्नेश्वर, क्लियर है, प्रद्युम्नेश्वर लिख देते हैं यहाँ पर, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, ये शिव की मंदिर है। क्लियर है? तो प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, क्या दोस्तों? प्रद्युम्नेश्वर मंदिर विजय सेन ने देवपाड़ा में इसकी स्थापना की थी। किसके द्वारा दोस्तों? विजय सेन ने देवपाड़ा में करवाई थी प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेन, ध्यान दीजिए, सेन वंश प्रथम राजवंश था, ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण किया। सेन वंश दोस्तों प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में एक प्रकार से उत्कीर्ण करवाया। क्लियर है? लक्ष्मण सेन दोस्तों बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ये पॉइंट है। तो लक्ष्मण सेन जो था बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ये पॉइंट लिख लीजिए। चलिए दोस्तों एक बार हम लोग पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं कि
सेन वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सामंत सेन थे। क्लियर है दोस्तों। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? नदिया लखनौती को बनाया। क्लियर है। तो सेन वंश के संस्थापक जल्दी बताइए दोस्तों, सामंत सेन। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? नदिया लखनौती को बनाया। सेन वंश के प्रमुख शासक की बात करते हैं दोस्तों, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। तो ये दोनों सेन दोस्तों सेन वंश के प्रमुख क्या थे दोस्तों? शासक थे। बल्लाल सेन की बात करते हैं दोस्तों, बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा प्रारंभ की थी। कौन थी दोस्तों? कुलीन प्रथा प्रारंभ की थी किसके द्वारा? बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन के शासनकाल में दोस्तों दान सागर, अद्भुत सागर, क्या दोस्तों? दान सागर, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना हुई। और दोस्तों अद्भुत सागर का पूर्ण रूप किसने दिया दोस्तों? लक्ष्मण सेन ने दिया था। ये पॉइंट आप बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मण सेन की राजसभा में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहा करते थे। क्लियर है। और पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। अगर बात करते हैं दोस्तों जो पवन दूत थे, क्लियर है, सुने, जो हलायुध थे दोस्तों वो लक्ष्मण सेन का प्रथम प्रधान न्यायाधीश या मुख्यमंत्री थे। ये पॉइंट दिख रहे हैं। क्लियर है। विजय सेन की बात करते हैं दोस्तों, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर जो कि देवपाड़ा में करवाया था, जो कि भगवान श्री की प्रतिमा है। तो प्रद्युम्नेश्वर मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो विजय सेन ने करवाया था। कहाँ करवाया दोस्तों? देवपाड़ा में कराया था। तो दोस्तों बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक दोस्तों क्या नाम था? लक्ष्मण सेन था। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक दोस्तों लक्ष्मण सेन था। ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है। आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दोस्तों दंती दुर्ग थे। क्लियर है। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दंत दुर्ग थे। तो कब किए थे स्थापना? 752 ईस्वी में। कब किए दोस्तों? 752 ईस्वी में किए थे। क्लियर है। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के एक महान शासक थे जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ने दोस्तों एलोरा के प्रमुख कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्लियर है। किसने? कृष्ण प्रथम। इन्होंने दोस्तों एलोरा के प्रमुख कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर है। तो प्रश्न पूछता है एलोरा के प्रमुख कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है। हमने इसके पहले दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताया था। क्या बताया दोस्तों? त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्रुव सेन कौन थे दोस्तों? ध्रुव सेन मत लगाइए, क्लियर, नहीं तो सेन वंश लगाए। ध्रुव जो थे दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव कौन था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था दोस्तों, जिसने दोस्तों ध्यान दीजिएगा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। क्लियर है। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिए थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की तरफ से कौन भाग लिया था दोस्तों? ध्रुव। क्लियर है। पॉइंट समझ में आया। और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित भी कर डाला। तो ध्रुव ने क्या किया? ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्रुव ने दोस्तों किसको? यानी प्रतिहार नरेश वत्सराज और धर्मपाल को युद्ध में दोस्तों क्या किया था? पराजित किया था। ये पॉइंट में। तो ये युद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि कन्नौज के अधिकार के लिए लड़ा जा रहा था। क्लियर है।
कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है दोस्तों फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने की थी। कब किसने की थी दोस्तों? थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में की थी। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा और माइंड में अपने सेट भी कर लिया। क्लियर है? आशा है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना प्यारा प्यारा क्वेश्चन, जिसे आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? कहाँ देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? जल्दी से बताइएगा। तीसरा प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिए थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन राजवंश भाग लिए थे? क्लियर है? और साथ ही बताना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किसके द्वारा किया गया और अंत किसके द्वारा किया गया। इस प्रश्न का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने दें। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना कहाँ व किसने की थी? किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 5 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन 5 हो गया, चलो 6 भी दे दीजिए। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? क्लियर है? 7वां है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? लेखक कौन है? क्लियर है? और 8वां है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? क्लियर है? क्लियर है? सेन वंश के संस्थापक कौन थे? क्लियर है? इसको भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और एक प्रश्न और बताना है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ये हमारा चैप्टर अब समाप्त होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अंत में और आप लोग क्या करेंगे, लाइक का बटन भी जरूर से जरूर दबा दीजिए। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।